कि उन्होंने आज तक अवाम को नहीं बताया कि जनाब आपने रात को रिजल्ट क्यों रोके, जब आपने 2 बजे देने थे, 2 घंटे में देने, सुबह 10 बजे से पहले आपने क्यों रोके? ये कोई पूछने को तैयार नहीं सिवाय 1-2 पार्टीज के। और आपके ख्याल में इस्तीफे का मुतालबे पे क्यों नून लीग साथ नहीं खड़ी हुई? इस बात पे वो क्यों अपोज करी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा ना दे? देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ये मुतनाज़ फ़ैसलों वाला है, जानबदार फ़ैसलों वाला है, हर इम्तिहान में फ़ेल होने वाला है इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 2 मरतबा का है, जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट, फ़ायज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट की, ये आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ, मतलब आइन तोड़ा, आइन को नए सिरे से लिखा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, पीटीआई से बल्ला लिया या पीटीआई को तौहीन अदालत के नोटिस भेजे या पीटीआई को करप्ट का, ये छोड़ दीजिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन हो, ये करवा नहीं सका, कराची में धांधली रुकवा नहीं सका, 2 सूबों और मरकज़ के इंतखाबात बर वक्त ना करवा कर इसने मुल्क को, कौम को आइनी, अदालती, सियासी और मुआशी बहरान में धकेला। और मौजूदा इलेक्शन ये आपके सामने है। मौजूदा मेरा सवाल ये कि नून लीग क्यों डिफेंड कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? सवाल ये है मेरा भट्टी साहब, वो तो आप सही फरमा रहे हैं जो आप डेटा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस पे बात करें ना। मुझे कोई समझ नहीं आती कि क्यों डिफेंड कर रही है। मुझे तो नून लीग तो खुद भी कह रही है कि धांधली हुई है। नून लीग तो कह रही है केपी में धांधली हुई है। नून लीग तो कह रही है कि हमारी सीटें जो जीती हुई थी वो हरवाई गई हैं। तो पता नहीं क्यों फिर वो इस इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं। देखिए ये इलेक्शन कमीशन 5 साल में एक ही काम है इसका, यानी इलेक्शन करवा। वो भी नहीं करवा सका। आप इलेक्शन का देख लीजिए, वो भी नहीं करवा सका। जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन ने इसने करवाया है, जिस तरह इसने, अब ये छोड़ दीजिए कि कहाँ अवामी मैंडेट है, कहाँ चट्ठा मैंडेट है, ये मुतलका फोरम्स पे जाने दे। लेकिन क्या आज सारी 45 सीटों के तो वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं। कोई कह रहा है कहानियां, किस्से, दास्ताने, कोई कह रहा है मैं 3रे नंबर वाला जीत गया, कोई कह रहा है 5वें नंबर वाला जीत गया, कोई कह रहा है जो हारे हुए हैं। हाँ जी, क्रेडिबिलिटी इरोड हो गई है सिलेक्शन की। जो हारे हुए हैं वो जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं हार गया हूं, लेकिन जो जीता है वो सही नहीं जीता। लाहौर देख लें, कराची देख लें, जेलम देख लें, गुजरात देख लें, इस्लामाबाद देख लें, मरी देख लें, हर जगह रोने हैं। पॉइंट आ गया जी। अब इस हालात के बाद, इन हालात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को खुद रिजाइन कर देना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो क्यों बैठे हुए हैं और किस वजह से बैठे हुए। अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाए। आमिर इलियास राना साहब, सेनेटर्स मुतालबा करें आर्टिकल 6 लगाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ उनके मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। हमने देखा डिस्पेरेंसीज की इंतहा होगी, इलेक्शन के रिजल्ट्स रोक दिए गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि पाकिस्तानी अवाम के पैसों से तनख्वाहें लेके चलते हैं, उन्होंने आज तक अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझा, अवाम को इस काबिल भी नहीं समझा या मीडिया को इस काबिल भी नहीं समझा कि वो या उनका कोई नुमाइंदा आके तौजीह पेश करे कि जी इलेक्शन के रिजल्ट्स क्यों रोके गए थे, इलेक्शन के रिजल्ट क्यों 18 घंटे नहीं आए, क्या ऐसा हो गया काउंटिंग के लिए, क्या हाथ टूट गए थे आरओस के या इलेक्शन कमीशन की मशीनें बैठ गई थी। इसकी कोई तौजीह नहीं दी गई। अगर ये साजिश नहीं भी है, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, इस तरह उस्मा साहिबा कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मुनज़्ज़म धांधली का सबूत तो किसी के पास नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाई है। लेकिन रिजाइन करने के और भी बड़े रीज़न होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उनके अंडर इतना बड़ा इलेक्शन जिसके खिलाफ पूरी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां सलाब एहतजाज बनी हुई हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, तो उनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए आपके ख्याल में आमिर साहब? उन्हें रिज़ाइन फ़ौरन कर देना चाहिए। मैं इरशाद भट्टी साहब और कामरान शाहिद साहब के इस मुतालबे की इसलिए तायद करता हूँ क्योंकि इमरान खान ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा था जब वो वज़ीर आज़म थे। क्योंकि पीटीआई उनसे मुतालबा कर रही है, इसलिए मैं इस मुतालबे की तायद करता हूँ कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। भाई क्यों कर देना चाहिए? जाएं और निकलवा दें उन्हें उनका जो तरीक़ाकार है उनके खिलाफ साबित करें केस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकलवा दें। अगर एक शख्स आसाब मजबूत करके खड़ा है, चूँकि वो सिविल सर्वेंट रिटायर्ड है, लिहाजा यहाँ जज होते थे उन्हें बुलाता कोई नहीं था और इनको हर अदालत बुला के खड़ी कर लेती है। आइनी इदारा है, उसके ऊपर हर रोज़ हाई कोर्ट एक स्टे दे देती है, एक ऑर्डर कर देती है। क्यों भाई? उस वक्त तो एक जज रिटायर होता था तो कोई पूछता नहीं था। अब जो अज़मा बुखारी ने बात की है चट्ठा साहब वाली, वो जो चट्ठा इलेक्शन है या जो भी है वो कच्चा चट्ठा खुल रहा है
और वो कहते हैं ना जरा सब्र कर जाएं, सब कुछ सामने आ रहा है कि किस किस का आमिर नाम साहब उसमें आ रहा आपके है, लिए, और ऑडियो और वीडियो आमिर में साहब आपके लिए एक मिनट एक मिनट नहीं नहीं एक सवाल तो लेना आप मुझे साथ बात ही। करने अच्छा, दें, चलो, मुझे बात पूरी कर करने ले, दें। इतने लंबे चौड़े आपने सवाल किए हैं भाई, लंबे चौड़े सवाल किए जी हैं। जी जी बताएं। आप प्रिंटिंग प्रेस में 2 सहाफ़ी फंस गए हैं, उन्हें ट्रैप किया गया और हनी ट्रैप नहीं किया गया, उन्हें बाकायदा दोस्तों ने ट्रैप किया और अब वो फंस गए। कहाँ भाग गए आप लोग मुतालबा करके के सारे? पहले मुझे ये बताएं, इस मुनज़्ज़म धांधली का शोर मचाने वाले किस कटहरे में जाएंगे? आप जब बात कोई करे 2018 की तो आप आ जाते हैं कि जी उस वक्त गलत हुआ था तो आज क्यों? भाई बात तो होगी, कैसे आप छोड़ सकते हैं? उस वक्त अगर आज़ाद उम्मीदवार जहाज़ों में भर के सोए हुए उठा के आप ले जाएं तो वो जायज़ है। आज अगर एक आज़ाद है और वो जा रहा है, कौन बदबख्त को जायज़ कहता है? फिर ये होना चाहिए, कौन बदबख्त है इसको जायज़ कहता है 2018 वाले को? वो बदबख्त सारे यहीं मीडिया पे मौजूद हैं। नहीं सर, मैंने तो आज तक नहीं देखा जिसने 2018 को जायज़ कहा। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं आमिर भाई, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं है ऐसा, हमारे पैनल में भी कोई नहीं है, हमने तो क्रिटिसाइज किया इसको जहाज वाली उसको। मैं अगर आप मीडिया का खोलेंगे तो मैं ऑडियोज और वीडियोस के साथ मैं अपने पैनल की बात कर रहा हूँ यार, पूरे मीडिया का जिम्मेदार मैं और आप थोड़ी हैं। एक मिनट, मैं विक्ट्री बनाते हुए, विक्टें दिखाते हुए मीडिया के लोगों की खुशी के तासुरात दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि तो गलत है वो? कोई मीडिया कोई खुदा थोड़ी है या कोई यार्डस्टिक थोड़ी है, कोई जस्टिस थोड़ी है आमिर भाई। मीडिया तो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। मैं भी इसीलिए ये बात कर रहा हूं, तो मीडिया तो बकायदा गैंगवार का हिस्सा है। सर मैं कहता हूँ मीडिया तो नहीं है ना, बदतरीन है, लेकिन मेरा सवाल तो लेना सर, हम खुद लेकिन माफिया बने हुए होते हैं आपके लिए क्योंकि मेरी मर्जी, मीडिया के मखलूक चेहरे जो है वो यार्डस्टिक है मेरी मर्जी के मुताबिक, सर मेरी बात तो सुन ले। मरी रावलपिंडी में मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए, लिहाजा चीफ सर मेरी घर सुन ले, मेरी घर सुन ले, आप एक मेरी बात सुन ले। वो पता क्या, नहीं फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, फॉर्म 48 है, फॉर्म 46 है। सर बात सुन ले, अरसों सुन ले भाई, आपका मतबा नजर सारा आ गया। पहली बात, अब ये बहस मीडिया पे नहीं, इसको लेके जाना चाहिए कि जी ट्रिब्यूनल बन गए हैं, वहां ट्रिब्यूनल में उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ट्रिब्यूनल बना है, उसकी क्या वैल्यू है मुझे बताइए ना, उसकी क्या वैल्यू है? अरे भाई नहीं, जिस पे इल्जाम लग गया इतना बड़ा हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन हाई पे, कोर्ट के जजेस हैं। नो हाई कोर्ट का भी जजेस नहीं दिए, हाई कोर्ट के जज होते हैं, नॉन हाई कोर्ट के जजेस नहीं है अभी दे दिए हैं, लग गए और नहीं लगे सर, अभी कहां लगे भाईजान? आपको पता ही नहीं है फिर? नहीं लग गए। मेरे पास इतना ये है कि मैंने मंजूरी का इजहार किया है, मैं वेरीफाई करता हूं आपकी इतला और सर मैं वेरीफाई कर लेता हूं, लेकिन कहने का एक मिनट कह रहा हूं ना भाई, एक मिनट भाई मेरे से बहस करने तो जाए ना सर, पिछली वाली बात कह रहा हूं, होते ही हाई कोर्ट के जज है। मैं आपको साहिबा अभी कसर रह गई, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो अदालत एग्री कर रहे जाएं। एक मिनट, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं वो वही इलेक्शन कमीशन में तो आप दोनों का एक ही हुआ है यार, जिस तरह मेरा भट्टी का एक हुआ है। आप लोग यहाँ बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर दे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ भाई। जब फोरम मौजूद है ना, अदालत के पास जाए। अच्छा आमिर भाई, आपकी बात हो गई हो तो मैं आगे बात करूं आपसे ही। हमारा काम है कि जी अब आप फेर शुरू करें। हाँ जी करें। अच्छा अब बात ये है कि मेरे भाई, आप ना ये सोचें कि पीटीआई क्या कह रही है, आप ना ये सोचें कि इरशाद भट्टी या मैं क्या कह रहा हूं या कोई और क्या कह रहे हैं, उज़्मा बुखारी क्या कह रही हैं, उज़्मा बुखारी साहिबा। आपके लिए ये बात अहम बिल्कुल नहीं है कि आप इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से पूछे कि भाई तुम्हारी जरूरत किस तरह हुई कि तुमने हमारे पैसों से 5 साल में एक इलेक्शन करते हो और रात को इलेक्शन का रिजल्ट रुक गया, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मजलूमों की तरह और उनकी तरह तुम्हारी तरफ देख रही थी और तुमने अब आज तक तौजीह पेश नहीं की कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट क्यों रोका है। आपका इतनी भी आप में इखलाकी वो नहीं, आप जरूरत कायम करते उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सवाल पूछे उससे, उसके लिए आपको ना इरशाद भट्टी की जरूरत है ना पीटीआई की जरूरत है, तो आप पूछे ना यार, आप टैक्स पेयर, आपके पैसे चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफिस। आपने सवाल ही अब सही किया है, तो सवाल ही है मेरा, तो मैं तो यही मैं तो कब मेरे पीटीआई की आपको मैंने बात की है। आपने नहीं आप अपना सवाल दोबारा निकाल लें। आपने मुझे कहा कि वो रिजाइन क्यों नहीं करते, आपका सवाल ये था। अब आप आ जाएं इस बात पे। हाँ जी, ये बात आने वाली पार्लियामेंट तय करे। मैं बार बार कह रहा हूं पीटीआई आईएमएफ पे वोट करना है, ठीक है, वो केपी से। आप पहली शर्त रखें, हमसे वोट लेना है। यहां इंतखाबी इस्लाहात सबसे पहले आईनी गारंटी के साथ कराएं। आप असम्बली को चलने ही ना दें कि जब आपको वोट चाहिए पाकिस्तान की बका के लिए, तो पाकिस्तान की बका इलेक्शन है, एक फेयर इलेक्शन है, उसके लिए आईनी। मैं ये कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप आमिर भाई कि रिजल्ट क्यों रोके उन्होंने, ले लें। ये आप चलेंगे आईएमएफ की तरफ यार, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। सिस्टम नहीं ठीक किया ना जब ना मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं नहीं सवाल का मैं जवाब तो दे रहा, जवाब से आप जो भी दे यार, आप आईएमएफ पे पहुंच गए, मैं तो ये कह रहा हूं आपको जवाब आप जो चाहे दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता ये बात कि वो क्यों रिजाइन करे। आपने जो सिस्टम दिया इलेक्शन कमीशन में भी वही लोग अच्छा ठीक है जी, पाकिस्तान के लोगों ने काम करना है। मुझे बात समझ आ गई। आप मेरे दबाव पे या आपके दबाव पे वो रिजाइन क्यों करें?
और यार हमारे दबाव की बात नहीं है, कोई कामरान थोड़ी सी वो होती है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को मुतासिर करने वाले हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया के जरिए 2 नरम बगावतें शुरू की गईं। बदकिस्मती से 10 अप्रैल 2022 को दोबारा ऐसा हुआ। इन्होंने कसीर अल-जमाती इत्तेहाद की जानिब से तहरीक अदम एतिमाद के जरिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने का हवाला दिया। जब ये उनके साथ हुआ तो हमने बहुत जश्न मनाया। इन्होंने कहा कि जब ये हमारे साथ हो रहा था तो दूसरी तरफ के लोग खुश थे। बेहतर होता अगर 2022 में पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के बाद इंतखाबात होते। इन्होंने मजीद कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक कि इसके इत्तेहादी ना हों। इन्होंने कहा कि अगर कोई साजिश भी होती है तो ये इत्तेहाद के साथ होती है। इन्होंने कहा कि मौलाना फजल अर-रहमान ने भी तमाम हक़ाइक़ बयान किए हैं। इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम अदालती मुकदमात को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि ये निज़ाम सिर्फ उसी सूरत में काम करेगा जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर काम करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर ये तीनों सियासी जमातें मिलकर फैसले नहीं करेंगी तो GHQ फैसला करेगा। मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मी की पेशकश करनी चाहिए और ख़ुद सरबराह मुमलिकत बनना चाहिए। मुशाहिद हुसैन ने तहरीक इंसाफ को सिस्टम में शामिल करने और पीटीआई के बानी इमरान खान से बातचीत की तजवीज़ भी दी और साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। इन्होंने खबरदार किया कि अगर फैसले न किए गए तो तमाम सड़कें रावलपिंडी की तरफ जाएंगी।